एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी में आज हम वांडरवाल समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम एंड्रयू के प्रायोगिक पीवी वक्र तथा सातत्य अवस्था एवं वांडरवाल समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एंड्रयू के प्रायोगिक पीवी वक्र तथा सातत्य अवस्था। एंड्रयू के प्रायोगिक पीवी वक्र। एंड्रयू ने विभिन्न ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रयोग किए तथा 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परास पर दाब तथा आयतन के मध्य वक्र खींचे और एंड्रयू द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दाब तथा आयतन के मध्य विभिन्न तापों पर खींचे गए वक्र कुछ इस प्रकार हैं। यह वक्र 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ताप का मान बढ़ता जाता है। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाते हैं गैस का आयतन V लगभग बॉयल नियम के अनुसार घटता है, जिसे हमने वक्र के पीवी भाग द्वारा दर्शाया है। तो यह वक्र 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर खींचा गया है। तो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम जैसे जैसे दाब का मान बढ़ाते हैं गैस का आयतन V बॉयल नियम के अनुसार घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं आयतन का मान घटता जाता है। ए से बी भाग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में रहती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैसीय अवस्था है। बिंदु बी पर गैस का आयतन इतना कम हो जाता है कि गैस संतृप्त अवस्था में आ जाती है तथा यहां पर दाब 49 वायुमंडलीय दाब है तथा गैस द्रवित होना प्रारंभ कर देती है। तो बिंदु बी पर गैस का आयतन इतना कम हो जाता है कि गैस संतृप्त अवस्था में आ जाती है। तो यहां पर यह कार्बन डाइऑक्साइड की गैसीय अवस्था है तथा बी के पश्चात गैस द्रवित होना प्रारंभ करती है। यदि इस समय अर्थात बिंदु बी पर और अधिक पदार्थ इसमें समाहित नहीं हो सकता है तो यह संतृप्त अवस्था होगी। बीसी के दौरान अर्थात वक्र के इस भाग के दौरान गैस निरंतर द्रवित होती जाती है तथा इसका आयतन घटता है एवं दाब P लगभग नियत बना रहता है। तो बीसी भाग के दौरान आयतन का मान निरंतर कम होता रहता है जबकि गैस का दाब लगभग नियत बना रहता है। सी बिंदु पर गैस पूर्णतः द्रवित हो जाती है। तो यहां पर गैस द्रवित होना प्रारंभ करती है तथा इस भाग के दौरान यह सतत रूप से द्रवित होती है तथा बिंदु सी पर यह पूर्णतः द्रवित हो जाती है। वक्र EFGH एवं EBCD दोनों एक ही प्रकार के वक्र हैं। तो EFGH एवं ABCD ये दोनों वक्र एक ही प्रकार के हैं। दोनों वक्रों में अंतर केवल यह है कि EFGH का क्षैतिज भाग अर्थात FG का मान ABCD वक्र के क्षैतिज भाग अर्थात BC की तुलना में कम है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है समतापीय वक्र का क्षैतिज भाग घटता जाता है। तो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षैतिज भाग इतना बड़ा था, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षैतिज भाग इतना हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ताप का मान बढ़ाते हैं क्षैतिज भाग सतत रूप से कम होता जाता है तथा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इससे उच्च तापों पर क्षैतिज भाग खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है समतापीय वक्र का क्षैतिज भाग घटता जाता है।
जो यह दर्शाता है कि संतृप्त वाष्प तथा द्रव का घनत्व एक दूसरे के समीप आता जाता है। EFGH वक्र का संतृप्त बिंदु F ABCD वक्र के संतृप्त बिंदु B से उच्च दाब पर प्राप्त होता है। तो ABCD वक्र का संतृप्त बिंदु B तथा EFGH वक्र का संतृप्त बिंदु F, तो बिंदु F ABCD वक्र के संतृप्त बिंदु B की तुलना में अधिक ऊंचाई पर अर्थात अधिक उच्च दाब पर प्राप्त होता है। अतः उच्च ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वक्र का क्षैतिज भाग घटता जाता है तथा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक ताप पर यह विलुप्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि गैस को इसके पश्चात द्रवित नहीं किया जा सकता है। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें क्षैतिज भाग के स्थान पर केवल बिंदु X प्राप्त होता है, जिसे हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो यह हमारा नति परिवर्तन बिंदु है। बिंदु X पर खींची गई स्पर्श रेखा के दोनों ओर वक्र का ढाल विपरीत होता है। तो हम इस दिशा में या इस ओर वक्र का ढाल निकालें तो दोनों ढाल विपरीत दिशा में होंगे, या बिंदु X पर खींची गई स्पर्श रेखा के दोनों ओर वक्र का ढाल विपरीत है। बिंदु X के लिए dP/dV is equal to d2P/dV2 equal to 0। यह वीरेल अवस्था समीकरण कहलाती है। यह बिंदु क्रांतिक बिंदु कहलाता है। तो बिंदु X हमारा क्रांतिक बिंदु है तथा इस बिंदु को स्पर्श करने वाला समतापीय वक्र क्रांतिक समतापीय वक्र कहलाता है। बिंदु X के संगत ताप, दाब तथा आयतन क्रमशः क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब एवं क्रांतिक आयतन है। तो बिंदु X के संगत ताप क्रांतिक ताप, बिंदु X के संगत दाब क्रांतिक दाब एवं बिंदु X के संगत आयतन का मान क्रांतिक आयतन होता है। PC, VC तथा TC संयुक्त रूप में क्रांतिक नियतांक कहलाते हैं। तो तीन क्रांतिक नियतांक हैं जो कि क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन तथा क्रांतिक ताप हैं। निष्कर्ष: प्रत्येक गैस को इसके क्रांतिक ताप से कम ताप पर द्रवित किया जा सकता है। प्रत्येक गैस का एक क्रांतिक ताप होता है जिसके ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। क्रांतिक ताप पर द्रव तथा इसकी संतृप्त वाष्प का घनत्व समान रहता है। इस ताप से ऊपर हम दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्रांतिक ताप के समीप गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है तथा क्रांतिक ताप पर यह अनंत हो जाती है। क्रांतिक ताप से ऊपर गैस स्थायी गैस के रूप में व्यवहार करती है, क्योंकि इस ताप से ऊपर गैस को द्रवित करना संभव नहीं है, या इस ताप से ऊपर गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की द्रव तथा गैसीय अवस्था सुसंगत होती हैं तथा ये सतत और निरंतर भौतिक भिन्नता की दो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। वान डेर वाल समीकरण: वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण, जिसे हम वान डेर वाल गैस समीकरण भी कहते हैं। यदि हम अंतर आणविक दूरी तथा स्थितिज ऊर्जा के मध्य वक्र खींचें तो वक्र हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये अंतर आणविक दूरी, जबकि ये स्थितिज ऊर्जा है। तो जैसे जैसे R का मान बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार होता है। जब अंतर आणविक दूरी अत्यंत अल्प है, अर्थात R का मान R0 की तुलना में कम है, तो हम इस बात की बात कर रहे हैं, तो अणुओं के मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगता है जो यह दर्शाता है कि गैस के अणु कुछ स्थान घेरते हैं
तथा यह बल अणुओं को इस क्षेत्र में आने से रोकता है कि यदि अणुओं के मध्य दूरी अत्यंत अल्प है या अंतर आणविक दूरी अत्यंत अल्प है तो अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। क्योंकि दोनों के मध्य दूरी अत्यंत अल्प है, इस प्रतिकर्षण बल के कारण अणु एक दूसरे के और समीप नहीं आ पाते हैं, तो यह प्रतिकर्षण बल अणुओं को इस क्षेत्र में आने से रोकता है। जब R का मान R0 की तुलना में अधिक होता है तो अणुओं के मध्य यह बल आकर्षण बल हो जाता है। इस प्रकार वास्तविक गैस आदर्श गैस समीकरण अर्थात PV = RT का पूर्णतः पालन नहीं करती है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण PV = RT को निगमित करते समय हमने कुछ मान्यताएं ली थी। वो मान्यताएं क्या है? गैस के अणु अनंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनके द्वारा घेरा गया आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, जबकि गैस के अणुओं का आकार निश्चित होता है। गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, जबकि वास्तव में ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या वास्तव में इन दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है और इस अन्योन्य आकर्षण के फलस्वरूप ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वास्तविक गैस की वान डेर वाल्स समीकरण। यदि किसी ताप T पर गैस के दाब तथा आयतन क्रमशः Pi तथा Vi हो तो 1 ग्राम अणु वास्तविक गैस का समीकरण PiVi = RT होगा। यहां T ताप तथा Pi एवं Vi क्रमशः दाब तथा आयतन है। अणुओं के निश्चित आकार के लिए संशोधन। क्योंकि हमने आदर्श गैस समीकरण निगमित करते समय यह माना है कि अणुओं का आकार नगण्य होता है। माना गैस का प्रेक्षित आयतन V है। चूंकि गैसीय अणु कुछ स्थान घेरते हैं, इसलिए गैस का वह आयतन जिसमें अणु ऊष्मीय रूप से गति करते हैं उसका मान V की तुलना में घटता है। तो Vi = V - B, तो आयतन का मान V की तुलना में कुछ कम होगा और यह कमी हमारी B है, इसलिए Vi = V - B, जहां B एक नियतांक है। B का मान प्रभावी आकार तथा गैस के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। B वास्तव में अणु के चारों ओर का वह आयतन है जिसमें अन्य अणु नहीं आ सकते हैं। तो यह हमारा अणु है, तो इस अणु के चारों ओर का वह आयतन जिसमें अन्य अणु नहीं आ सकता है उसे हमने B कहा है। B गैसीय अणु के कुल आयतन का लगभग 4 गुना होता है तथा इसे हम सह आयतन कहते हैं। अंतर आणविक आकर्षण के लिए संशोधन। गैस का प्रत्येक अणु अन्य अणुओं पर एक आकर्षण बल लगाता है तथा यह बल अंतर आणविक बल कहलाता है। उच्च ताप तथा सामान्य दाब पर गैस के अणु एक दूसरे से अत्यंत दूर होते हैं, इसलिए इनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। निम्न ताप तथा उच्च दाब पर ये अणु एक दूसरे के समीप आते हैं, इसलिए इनके मध्य अंतर आणविक दूरी घटती है और इसीलिए इस बल को हमने नगण्य नहीं माना है। तो इस अवस्था में हम इस बल को नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो F का मान R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। So F is inversely proportional to R², जहां R अंतर आणविक दूरी है। तो यहां पर हमने 2 अणु दर्शाए हैं। एक अणु B दीवार के अत्यंत समीप है, जबकि एक अणु A इस पात्र के मध्य में है। यदि अणु गैस के पूर्णतः भीतर है, जो कि हमने A से दर्शाया है, तो अन्य अणु इसे सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित करते हैं, इसलिए इस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा। तो यह अणु पर्याप्त पात्र के भीतर है, इसलिए इस पर इधर इधर ऊपर नीचे अर्थात चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में लगने वाला बल समान होगा
फलस्वरूप इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। यदि अणु पात्र की दीवार के समीप स्थित है, जैसा कि हमने चित्र में अणु बी से दर्शाया है, तो इस अणु पर दीवार की ओर कोई बल कार्य नहीं करेगा, इसलिए यह भीतर की ओर एक बल अनुभव करेगा। तो इस अणु पर दीवार की ओर कोई बल नहीं लगता है, तो यह अणु भीतर की ओर एक बल अनुभव करता है, जिसके फलस्वरूप यह पुनः पात्र के भीतर आने का प्रयास करता है। तो इस बल के कारण यह अणु पात्र के भीतर की ओर गति करेगा। इसलिए अणु टक्कर के दौरान पात्र की दीवार पर आकर्षण बल की अनुपस्थिति में लगाए गए बल की तुलना में अधिक बल नहीं लगाते हैं। इसीलिए प्रभावी दाब का मान आदर्श गैस के दाब की तुलना में सदैव कम होता है। सो P इक्वल टू पी आई माइनस बीटा, अर्थात पी आई इक्वल टू पी प्लस बीटा। तो हमने बीटा को यहां पर ट्रांसफर कर दिया। सो पी आई इक्वल टू पी प्लस बीटा। यहां बीटा दाब में कमी है। बीटा का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है: एकांक आयतन में आकर्षित करने वाले अणुओं की संख्या पर। तो एकांक आयतन में कितने अणु आकर्षित करते हैं, उनकी संख्या पर बीटा का मान निर्भर करता है। साथ ही इसका मान दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर भी निर्भर करता है। क्योंकि उपरोक्त दोनों घटक अर्थात ये और ये गैस के घनत्व d पर निर्भर करते हैं, इसलिए बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इंटू डी। तो यहां से एक d आएगा और यहां से एक d आएगा, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इंटू डी, अर्थात बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए घनत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो घनत्व का मान आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। चूंकि बीटा का मान डी स्क्वायर के समानुपाती था तथा डी का मान v के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए बीटा का मान v स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। और यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएं तो बीटा इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर। यहां a एक नियतांक है। a अपॉन वी स्क्वायर आंतरिक दाब कहलाता है। a 1 ग्राम मोल गैस का नियतांक है। चूंकि पी आई इक्वल टू पी प्लस बीटा तथा बीटा इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर, सो पी आई इज इक्वल टू p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर। सो पी आई इक्वल टू p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर। अब पी आई इक्वल टू p प्लस a बाई वी स्क्वायर है तथा वी आई इक्वल टू वी माइनस बी है, एवं पी आई वी आई इक्वल टू आर टी। तो यहां पर हम पी आई की जगह p प्लस a बाई वी स्क्वायर तथा वी आई की जगह v माइनस बी रखें, तो ये हो जाएगा p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यह 1 ग्राम मोल वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल अवस्था समीकरण कहलाती है। यदि n मोल गैस हम लें तो n मोल वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल अवस्था समीकरण होगी p प्लस a n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। यहां नियतांक a तथा b का मान विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो आज का हमारा ऊष्मागतिकी का यह अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने वान डेर वाल समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। सो गुड बाय।